जब भी हम मुगल साम्राज्य के पतन की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में सीधे ब्रिटिश राज का ख्याल आता है ना? लेकिन इन दोनों के बीच एक और बहुत बड़ी शक्ति थी, एक ऐसी ताकत जिसने भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना परचम लहराया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शानदार मराठा साम्राज्य की। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। अंग्रेजों के आने से ठीक पहले भारत पर असल में किसका कंट्रोल था? ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इतिहास की उस सीधी सादी कहानी से बाहर निकालता है जो हम अक्सर सुनते हैं कि मुगलों के बाद सीधे अंग्रेज आ गए, और ये हमें तैयार करता है मराठों की असली कहानी जानने के लिए। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की शुरुआत से। सोचिए, दिल्ली में मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी और उसी वक्त दक्कन के पठार में एक नई ताकत, एक नई शक्ति आकार ले रही थी, और यहीं से होती है मराठों के उदय की शुरुआत। देखिए, मराठों के उदय में ना उनके भूगोल का बहुत बड़ा हाथ था। उनका इलाका ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी, घने जंगलों वाला, ये समझिए कि एक कुदरती किला था, और इसी वजह से मराठा सैनिक गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध में इतने माहिर हो गए, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी बड़ी-बड़ी मुगल सेनाओं के खिलाफ। लेकिन बात सिर्फ भूगोल की नहीं थी, एक और चीज थी, भक्ति आंदोलन। तुकाराम और रामदास जैसे संतों ने समाज को एक साथ लाने का काम किया। एक तरह का सांस्कृतिक गोंद बन गए वो। लोगों में एकता और अपनेपन की एक जबरदस्त भावना पैदा हुई, और समझिए कि यही वो जमीन थी, वो नींव थी जिस पर आगे चलकर शिवाजी महाराज ने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। और अब आते हैं इस कहानी के महानायक पर, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कमाल के दूरदर्शी शासक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। वो शख्स जिन्होंने मराठा साम्राज्य की बुनियाद रखी। शिवाजी महाराज की जिंदगी तो किसी एक्शन पैक्ड फिल्म से कम नहीं थी। देखिए, 1659 में अफजल खान को हराना, इसने उन्हें एक जबरदस्त योद्धा के तौर पर स्थापित कर दिया। हाँ, 1665 में पुरंदर की संधि एक झटका जरूर थी, पर फिर 1666 में आगरा की कैद से उनका वो हैरान कर देने वाला पलायन कमाल की चतुराई दिखाता है। और फिर 1674 में उनका राज्याभिषेक, ये एक आज़ाद मराठा राज्य का औपचारिक ऐलान था। शिवाजी की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी, वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान नाम की एक काउंसिल बनाई, मतलब 8 मंत्रियों की एक टीम। हर मंत्री का अपना एक डिपार्टमेंट था, जैसे प्रधानमंत्री, सेनापति, विदेश मंत्री। ये सिस्टम उस वक्त के दक्खनी मॉडल से लिया गया था, लेकिन शिवाजी ने इसे और भी बेहतर और भी कुशल बनाया ताकि राजकाज एकदम मक्खन की तरह चले। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो इसका जवाब है 2 बहुत ही ज़रूरी टैक्स में, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ को आप एक तरह का प्रोटेक्शन मनी समझ सकते हैं, जो पड़ोसी इलाके मराठा हमलों से बचने के लिए देते थे, और सरदेशमुखी एक एडिशनल टैक्स था जो उन जमीनों पर लगता था जहां मराठे अपना पुश्तैनी हक जताते थे। इन्हीं 2 टैक्सों से मराठों का खजाना भरता था और उनका दबदबा दूर दूर तक कायम होता था। और शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का एक और जबरदस्त उदाहरण देखिए, उनकी नेवी, उनकी नौसेना। उन्होंने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि भारत के इतने लंबे समुद्र तट की हिफाजत के लिए और समुद्री व्यापार पर कंट्रोल के लिए एक ताकतवर नौसेना कितनी ज्यादा जरूरी है। सच कहूं तो उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी सोच थी। शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पावर का सेंटर धीरे धीरे राजा यानी छत्रपति से खिसककर उनके प्रधानमंत्री यानी पेशवा के हाथों में जाने लगा। तो चलिए समझते हैं कि यह बदलाव हुआ कैसे। तो देखिए, ये पावर शिफ्ट कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, उन्हें अंदरूनी झगड़ों और मुगलों के दबाव दोनों का सामना करना पड़ रहा था। इसी का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री यानी पेशवा ज्यादा ताकतवर होते गए। और फिर आए बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने पेशवा के पद को ही वंशानुगत यानी हेरिडिटरी बना दिया। बस यहीं से छत्रपति सिर्फ नाम के राजा रह गए और असली ताकत आ गई पेशवा के हाथ में। और फिर 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह से न सिर्फ शाहू को राजा के तौर पर मान्यता दिलवाई, बल्कि 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी हासिल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। इससे दक्कन के बड़े इलाके पर मराठों का हक कानूनी तौर पर पक्का हो गया। ये मराठा पावर के विस्तार में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। पेशवाओं के राज में मराठा साम्राज्य का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया।
अब ये एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर कम और ताकतवर सरदारों का एक कन्फेडरेशन यानी एक महासंघ ज्यादा बन गया था। समझिए कि हर सरदार अपने इलाके का राजा था। और इस महासंघ के 5 बड़े खिलाड़ी थे। पुणे में बैठे पेशवा जो इसके हेड थे, फिर बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले। ये सब अपने अपने इलाकों में लगभग आजाद शासकों की तरह थे। इस सिस्टम की वजह से मराठा साम्राज्य बहुत तेजी से फैला, लेकिन इसी सिस्टम ने आगे चलकर आपसी झगड़ों के बीज भी बो दिए। और इसी दौर में खासकर पेशवा बाजीराव और उनके बाद बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया था। ये उनका गोल्डन पीरियड था। सोचिए, भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा उनके कंट्रोल में था। कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में अटक तक मराठा झंडा लहरा रहा था। उस वक्त भारत में उनसे बड़ी कोई ताकत नहीं थी, कोई भी नहीं। लेकिन जैसा कि होता है, हर उरूज का एक ज़वाल होता है, हर बुलंदी के बाद ढलान आती है। अब मराठों का सामना एक नई, चालाक और बहुत ही महत्वाकांक्षी ताकत से होने वाला था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही टकराव मराठा साम्राज्य के भविष्य का फैसला करने वाला था। मराठा साम्राज्य का पतन किसी एक घटना से नहीं हुआ, बल्कि ये 3 बड़े युद्धों का नतीजा था। तीन लड़ाइयां लड़ी गईं अंग्रेजों और मराठों के बीच, जिन्होंने धीरे धीरे मराठा शक्ति की कमर तोड़ दी। इन तीनों एंग्लो मराठा युद्धों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहला युद्ध, जो 1775 से 82 तक चला, वो पेशवाओं के अंदरूनी झगड़े की वजह से शुरू हुआ और लगभग बराबरी पर छूटा। लेकिन दूसरे युद्ध में, जो 1803 से 5 तक हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने खुद ही अंग्रेजों की शरण ले ली और बाकी मराठा सरदार हार गए। और फिर तीसरा और आखिरी युद्ध 1817-18 में अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने की एक आखिरी कोशिश थी, जो नाकाम रही। नतीजा ये हुआ कि पेशवा की सारी जमीन पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हर बार मराठों की आपसी फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो आखिर मराठों के पतन की वजह क्या थी? अगर हम देखें तो ज्यादातर वजहें अंदरूनी ही थीं। मराठा सरदारों में एकता की भारी कमी थी, लगातार आपसी संघर्ष चलता रहता था। बाद के लीडर्स उतने काबिल नहीं थे और उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता की भी कमी थी। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जो ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, उनकी प्लानिंग जबरदस्त थी, और सबसे बड़ी बात, वो मराठों की इसी फूट का फायदा उठाने में माहिर थे। ये बात बहुत गहरी है और हमें इतिहास को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से जीता, लेकिन सच तो ये है कि जब तक अंग्रेज एक बड़ी ताकत बने, मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। भारत पर हुकूमत की असली लड़ाई अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन हम एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर वो शक्तिशाली मराठा महासंघ एकजुट रहता तो आज इतिहास कितना अलग होता। शायद हमारे उपमहाद्वीप का नक्शा ही कुछ और होता। है ना सोचने वाली बात। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।